Hello students, how are you? I hope you are fit and fine. Today we are going to learn our first lesson of history, historiography. Historiography, development in the West. Historiography, development in the West. Historiography means what? Means writing of history, इतिहास लेखन. आज तक जो भी कुछ पास्ट में हुआ है उसका लेखन हम जो करते हैं उसको हम सिंपल वर्ड्स में हिस्टोरियोग्राफी कह सकते हैं. तो इसका डेवलपमेंट, हिस्टोरियोग्राफी, हिस्ट्री लिखने का जो डेवलपमेंट, विकास हुआ, प्रोग्रेस हुआ इन द वेस्ट. वेस्ट हमारी जो कंट्री है इंडिया, ईस्ट में आती है. इसका मतलब एशियन कंटिनेंट जो है वो ईस्ट में है और यूरोप कंटिनेंट जो है तो वेस्ट में है. समझो अभी ये मैप है. हम मैप कैसे पढ़ते हैं? राइट साइड होती है ये राइट साइड, इसको हम ईस्ट बोलते हैं. वेस्ट साइड जो होती है उसको हम वेस्ट बोलते हैं. ये साइड लेफ्ट साइड होती है पेज का. तो ये बाजू में समझो एशियन कंटिनेंट है तो ईस्ट हो गया. ये बाजू में यूरोप है तो वेस्ट हो गया, अमेरिका हो गया. तो वेस्ट में खास करके स्पेशली यूरोप में जो हिस्टोरियोग्राफी का डेवलपमेंट हुआ वो किस प्रकार का हुआ हिस्टोरियोग्राफी का, ये हम इस लेसन में पढ़ेंगे. तो इसमें कौन कौन से पॉइंट है? ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, इतिहास लिखने का, इतिहास लिखने की जो परंपरा है वो कौन सी रही है ये इसमें हम सीखेंगे. मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, इसका मतलब मॉडर्न, आधुनिक हिस्टोरियोग्राफी कौन सी है, कैसी है. इसका मतलब ये हो गया मॉडर्न का पहले मिडिवल है, मिडिवल के पहले एंशंट है. तो हिस्ट्री हम 3 स्टेजेस में पढ़ते हैं. पहली है एंशंट हिस्ट्री. एंशंट हिस्ट्री जो है वो सपोज यहाँ पे 0 है. ये 0 से हम लोग कोई भी पीरियड गिनते हैं. ये 0 इसलिए ले, यहाँ पे जीसस क्राइस्ट का बर्थ समझा गया है. जीसस क्राइस्ट, यीशु ख्रिस्त. इसका मतलब यीशु ख्रिस्त का जन्म होके 2020 साल बीत गए. तो यीशु ख्रिस्त का जन्म से हम आगे जाएंगे तो इसको हम क्राइस्ट एरा या कॉमन एरा कहेंगे. और इसके पीछे जाएंगे तो वो होगा BCE, बिफोर क्राइस्ट एरा. तो हिस्ट्री का हम जो स्टडी करते हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत, एंशिएंट हिस्ट्री हम 3000 BCE से लेके 500 CE तक, यहाँ तक का जो पीरियड है इसको हम एंशिएंट हिस्ट्री बोलेंगे. यहाँ से लेके 500 से 1600 तक ये हो गया मिडिवल पीरियड. 1600 से 1850 तक ये हो गया अर्ली मॉडर्न पीरियड. और 1800 से आज तक का ये हो गया मॉडर्न पीरियड. तो अच्छे से ध्यान में रखो कि हम जो अभी मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी है 1850 से आगे वाली,
इसका हम यहाँ स्टडी करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप। यूरोप में साइंटिफिक पर्सपेक्टिव, वो लोग पहले जो सोचते थे वो सोचने की उनका एटीट्यूड चेंज हो गया। वो कैसे चेंज हो गया? एंड हिस्टोरियोग्राफी, और उसके थिंकिंग में, उनके थिंकिंग में जो चेंज हो गया, साइंटिफिक अप्रोच आ गया उनकी थिंकिंग में, वो कैसा डेवलप हुआ और उसका उन्होंने हिस्टोरियोग्राफी में कैसे यूज़ किया, ये हमको यहाँ पे सीखना है। और वहाँ के वेस्ट के, यूरोप के, अमेरिका के नोटेबल स्कॉलर्स कौन कौन है, फेमस विद्वान विचारवंत कौन कौन है, इसका भी हम इस पार्ट में इंफॉर्मेशन लेंगे। ओके, तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। हिस्टोरिकल रिसर्च, जो हिस्टोरिकल रिसर्च होता है, सर्च ढूंढना, रिसर्च एक बार फिर ढूंढना, बार बार ढूंढना। तो हिस्ट्री में जो हम पढ़ते हैं, जब तक नया कुछ नहीं आता उसको ही हम सच मान के चलते हैं। उसके ऊपर कोई रिसर्च करेगा तो हम मानेंगे कि भाई ठीक है, जो पुराना वाला हम छोड़ देंगे और आगे का हम स्वीकार सकते हैं। समझो पहले शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज थे, उनके गुरु का नाम दादोजी कोंडदेव ऐसा बोलते थे। लेकिन रिसर्च करने के बाद, फिर से रिसर्च करने के बाद ये बात सामने आई कि उनकी गुरु उनकी माताजी थी, जिजाऊ थी। तो इसका मतलब हो गया कि रिसर्च हो गया। राइटिंग, हिस्टोरिकल रिसर्च, राइटिंग उसका लिखना हो, एंड स्टडीज और हिस्टोरिकल स्टडीज हो, आर कैरिड आउट, ये सब किए जाते हैं विथ एन ऑब्जेक्टिव, एक मन में एक गोल रहता है, एक उद्देश्य रहता है, एक एम रहता है, ऑफ अंडरस्टैंडिंग द क्रोनोलॉजी, कि हमको क्या करना है, वो क्रोनोलॉजी समझ लेना है। क्रोनोलॉजी, टाइमलाइन, कि कौन से काल में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, वो क्रोनोलॉजी हमें समझना है। वो हमें ध्यान में रख के ही हिस्टोरिकल रिसर्च, राइटिंग, स्टडीज करनी पड़ती है। क्रोनोलॉजी किसकी? ऑफ द पास्ट इवेंट्स, पास्ट में जो जो घटनाएं घटी उसके बारे में, एंड देयर इंटरकनेक्शंस, और उसका पास्ट में जो घटना घटी थी उसका एक दूसरे से कौन सा संबंध था, क्या इंटरकनेक्शन था, ये भी हमको यहाँ पे पढ़ना है। दिस इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, और ये जो प्रोसेस होती है वो कंटिन्यूस रहती है। मतलब किसी ने बताया कि भाई वो ऐसा ऐसा है, तो जब तक हमें कोई दूसरा वो बात गलत प्रूव करके नहीं दिखाता तब तक हम उसे सही मान के ही चलते थे। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया अभी कि दादोजी कोंडदेव जो शिवाजी के गुरु माने जाते थे, वो किसी इतिहासकार ने लिखा था, लेकिन नया रिसर्च क्या आ गया कि भाई ऐसा कुछ नहीं था। ये कंटिन्यूस प्रोसेस रहती है। इन द फिजिकल एंड नेचुरल साइंसेस, जो फिजिकल साइंसेस है, फिजिकल इसका मतलब है कि हम जो इकोलॉजी, ओशनोलॉजी, ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमी, इसका जो स्टडी करते हैं वो सब फिजिकल साइंस में आते हैं। नेचुरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो ये जो साइंसेस है इसमें हम एम्पिरिकल मेथड यूज करते हैं। एम्पिरिकल मेथड मीन्स व्हाट? लैबोरेटरी मेथड।
लेबोरेटरी मेथड मीन्स जो भी हम क्लासरूम में थ्योरी पढ़ते हैं तो वही थ्योरी लेबोरेटरी में जाके चेक करते हैं। आप एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं एंड ऑब्जर्वेशन निरीक्षण करते हैं। बायोलॉजी में बहुत ऐसी चीज़ें होती है जो हम माइक्रोस्कोप के नीचे उसका निरीक्षण करते हैं। इसका मतलब जो हमने पढ़ा है वो सही है या नहीं, जो लॉ हमने पढ़ा वो सही है या नहीं, वो हम जाके लेबोरेटरी में चेक करते हैं। इज यूज्ड दिस एम्पिरिकल मेथड इज यूज्ड टू वेरीफाई द अवेलेबल नॉलेज। जो भी नॉलेज अवेलेबल है, किताबों में हमने पढ़ा सुना टीचर से, वो सही है या नहीं, उसको वेरीफाई करने के लिए हम लेबोरेटरी में जाके एक्सपेरिमेंट करते हैं। दिस मेथड अलाउज फॉर्मुलेटिंग लॉज, और उस मेथड से हम क्या करते हैं, फॉर्मुलेट लॉज बनाते हैं कि भाई हाँ ठीक है, वो लॉज दैट रिमेन ट्रू, जो लॉज ट्रू रहते हैं, सत्य रहते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ द टाइम एंड स्पेस। और वो जो लॉ रहते हैं वो कोई भी काल में, कोई भी जगह, किसी भी जगह सत्य ही साबित होंगे। तो ये जो हम लॉ बनाते हैं वो लॉ कहीं भी सत्य ही साबित होंगे। दोज लॉज कैन बी टेस्टेड एंड प्रूव्ड रिपीटेडली। और जो लॉ हम पढ़ते हैं फिजिक्स में, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, वो लॉ फिर हम क्या करते हैं, लैबोरेटरी में जाके चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं एंड अगेन प्रूव्ड रिपीटेडली, अगेन उसको हम रिपीटेडली प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो हमने अभी सुना कि हम लॉ बनाते हैं, वो लॉ हम टेस्ट करते हैं। तो सपोज हमने फिजिक्स में न्यूटन्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, ओहम्स लॉ, पास्कल्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ, इतने सारे लॉ के नाम सुने हैं। केमिस्ट्री में हम बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, फैराडेज लॉ ये पढ़े हैं। तो ये लॉ जो है हम लेबोरेटरी में जाके अगेन एक्सपेरिमेंट करके उसको प्रूव कर सकते हैं। इन हिस्टोरिकल रिसर्च, लेकिन हिस्टोरिकल रिसर्च में इट मे नॉट बी पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होता टू यूज द मेथड ऑफ लेबोरेटरी। हिस्ट्री में हमने जो पढ़ा वो प्रूव करने के लिए हम लेबोरेटरी मेथड नहीं यूज कर सकते, एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते, क्योंकि वो दिस इज सो। ऐसा क्यों? बिकॉज वी वेयर नॉट प्रेजेंट इन द हिस्टोरिकल टाइम। जब वो घटना घटी तब वी वेयर नॉट प्रेजेंट, हम वहाँ प्रेजेंट नहीं थे इन द हिस्टोरिकल टाइम, वो हिस्टोरिकल टाइम पे, एंड स्पेस, वो जगह पे, एंड द हिस्टोरिकल इवेंट्स कैन नॉट बी रिक्रिएटेड। और वो जो घटना घटी वो हम अगेन रिक्रिएट नहीं कर सकते, पुनर्निर्माण उसका नहीं होगा। हमने पढ़ा कि पानीपत के 3 वॉर हुए, तो ये वॉर जो है हम इतिहास के पन्नों में पढ़ते हैं, लेकिन वो घटना हम बार बार अगेन रिक्रिएट नहीं कर सकते। ऑल्सो इन हिस्ट्री, उसके बावजूद हिस्ट्री में क्या, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है टू फॉर्मुलेट लॉज। जिस तरह के लॉज हमने फिजिक्स में बनाए, केमिस्ट्री में बनाए, वैसे लॉज हम हिस्ट्री में नहीं बना सकते। दैट रिमेन ट्रू, जो ट्रू हो इरेस्पेक्टिव ऑफ टाइम एंड स्पेस। कोई भी टाइम में, कोई भी स्पेस पे, जगह पे, समझो ग्रेविटी का लॉ है, कोई भी चीज़ हम ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे आती है,
ये लॉ हम टाइम एंड स्पेस पे प्रूव कर सकते हैं, लेकिन ये हिस्ट्री का कोई लॉ हम बना ही नहीं सकते जिसको प्रूव किया जाए। टू बिगिन, तो एट फर्स्ट वी नीड एन एक्सपर्ट, हमें एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होगी, हु नोज द लैंग्वेज, जिसको ये लैंग्वेज मालूम हो, एंड स्क्रिप्ट, वो स्क्रिप्ट मालूम हो, ऑफ अ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट हमको मिलता है उसमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ की है, उसमें कौन सा स्क्रिप्ट यूज़ किया है, इन ऑर्डर टू रीड इट, वो भाषा पढ़ने के लिए, एंड अंडरस्टैंड, समझने के लिए, इट्स मीनिंग, इसका मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले हिस्ट्री का रिसर्च करने के लिए हमें एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होगी जिसको वो लैंग्वेज मालूम होती हो। समझो लैंग्वेज मैं अभी जो बोल रहा हूँ हिंदी लैंग्वेज है, लेकिन उसका स्क्रिप्ट देवनागरी है। मराठी लैंग्वेज है, उसका स्क्रिप्ट देवनागरी है, मतलब उसके अक्षर एक समान है। इंग्लिश लैंग्वेज है, और उसका अभी इंग्लिश लैंग्वेज जो बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज है, और उसका स्क्रिप्ट, ये जो स्क्रिप्ट है ये रोमन स्क्रिप्ट है। फ्रेंच लैंग्वेज है, इसका स्क्रिप्ट रोमन है। तो वो लैंग्वेज कौन सी है, उसका स्क्रिप्ट कौन सा है, वो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट का वो समझने के लिए हमें एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। ऑल्सो द एक्सपर्ट कैन एग्जामिन, जो एक्सपर्ट होता है वो क्या करेगा, एग्जामिन करेगा किसकी, द ऑथेंटिसिटी, असलियत की, जो सच है या नहीं, जो डॉक्यूमेंट मुझे मिला है वो सच है, गलत है, झूठा है, ऑफ द डॉक्यूमेंट, बाय यूजिंग क्राइटेरिया। कौन सा क्राइटेरिया यूज करेगा वो एक्सपर्ट, सच एज लेटरिंग स्टाइल, लिखने का स्टाइल कौन सा है, लेटरिंग स्टाइल, अक्षर लिखने की उसकी शैली कैसी है, ऑथर्स स्टाइल ऑफ राइटिंग, जो कोई ऑथर है उसका लिखने की स्टाइल कौन सी है, वो असली है या नहीं वो देखेगा। मैन्युफैक्चरिंग डेट, वो कब बना, कब लिखा, वो देखेगा। एंड टाइप ऑफ पेपर, जिस पेपर पे, कागज पे वो लिखा है वो कौन सा टाइप का है। स्टैम्प्स ऑफ अथॉरिटी, जिस पे स्टैम्प है, मुद्रा अपन बोलते हैं, स्टैम्प लगाते हैं, वो स्टैम्प किसने, कौन से राजा की है, कौन से अथॉरिटी की है, वो सब एक्सपर्ट क्या करेगा, उसका डॉक्यूमेंट असली है या नकली बताने के पहले उसका पूरा इंफॉर्मेशन लेगा। सच डॉक्यूमेंट, ऐसा डॉक्यूमेंट जो है, इज फर्दर स्क्रूटिनाइज्ड, अगेन एंड अगेन स्क्रूटिनाइज करेगा, चेक करेगा, बाय अ हिस्टोरियन, वो हिस्टोरियन बार बार उसको चेक करेगा, विद द हेल्प ऑफ रिलेवेंट हिस्टोरिकल रेफरेंसेस, रिलेवेंट कि भाई उसके रिलेटेड और कोई हिस्टोरिकल रेफरेंस है क्या, वो कागज वो पढ़ेगा। फिर समझो छत्रपति शिवाजी महाराज के हिस्ट्री में एक इंसिडेंट ऐसा घटा था जहाँ पे महाराज ने अफजल खान को प्रतापगढ़ के यहाँ मारा था, तो उसका वो इवेंट हमें मराठा हिस्ट्री में मिलती है, लेकिन अभी वो सच है कि नहीं, तो इसके लिए हम रिलेवेंट, उससे रिलेवेंट हिस्टोरिकल रेफरेंस देख सकते हैं। समझो उस ज़माने में मुंबई में ब्रिटिश थे, गोवा में पोर्तुगीज थे, बीजापुर में आदिल शाही थी, और दिल्ली में औरंगजेब था। तो उन हिस्टोरियंस ने वो इंसिडेंट्स के बारे में कुछ लिखा है या नहीं, अगर लिखा होगा तो हम समझ लेंगे कि वो बात सही थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सच है या झूठ, ये प्रूव करने के पहले
हमें और कोई रिलेवेंट डॉक्यूमेंट मिलता है क्या, इसका हम सर्च करना चाहिए। मेथड्स ऑफ वेरियस डिसिप्लिन्स, तो वेरियस डिसिप्लिन में, डिसिप्लिन शाखाएं, ब्रांचेस, कौन से वेरियस ब्रांचेस है किसकी, हिस्ट्री की, आर यूजफुल इन हिस्टोरिकल रिसर्च। अगर हिस्टोरिकल रिसर्च हमें करना है तो हिस्ट्री के जो बाकी ब्रांचेस है उसका भी स्टडी हमें यूजफुल हो सकता है। माना कि फॉर एग्जांपल आर्कियोलॉजी है, आर्कियोलॉजी हिस्ट्री की ब्रांच है, उसमें क्या होता है, हम जो रिमेन्स है, रिमेन्स का स्टडी होता है। रिमेन्स का स्टडी बोले तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये जो हमारे संस्कृति के जो बड़े नगर थे वो ज़मीन के नीचे गए, उसके बाद में हमने खोज निकाला, उधर जो जो हमको मिला, कॉइन्स रहेंगे, टूल्स होंगे, बिल्डिंग्स होंगी, उसकी स्टडी या आर्कियोलॉजी में होती है। इसका हमें यूज़ हो सकता है। आर्काइवल साइंस, आर्काइवल साइंस मतलब यहाँ में हमको जो जो मिला वो हमने क्या किया, फिर यहाँ पे उसका जतन किया है। जो हिस्ट्री जो है, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पे हमने सुरक्षित रखा है। तो इसका जो साइंस है वो भी हमें हिस्ट्री लिखने के लिए यूजफुल हो सकता है। मनुस्क्रिप्टोलॉजी, मनुस्क्रिप्टोलॉजी बोले तो पहले के ज़माने में प्रिंटिंग प्रेस वगैरह नहीं थी, सब कुछ हाथ से लिखा जाता था। तो जो कुछ हाथ से लिखा गया है, हस्तलिखित है, उसका स्टडी जो है, हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स, उसका स्टडी इसमें किया जाता है। इपिग्राफी, इपिग्राफी इसका मतलब स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। तो कागज नहीं थे उस ज़माने में, तो जो भी कुछ घटा था उसको लिखने के लिए वहाँ वो लोग वॉल पे, दीवारों पे उसको इंस्क्राइब करके रखते थे। तो उसका स्टडी कि भाई ये क्या लिखा है, उसको वो समझना चाहते थे। एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल, जो भी कुछ लिखा है उसका स्टाइल कौन सा है उसका एनालाइज करना, इसका भी हमें यूज़ हो सकता है हिस्ट्री लेखन में, हिस्ट्री के लिखने में। लिंग्विस्टिक्स, भाषा शास्त्र, स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, कि भाई ये भाषा कौन सी है, ये भाषा हम जो प्रोनाउंस करते हैं उसका प्रोनाउंस कैसा होता है, साउंड कैसा आता है, उसका मीनिंग क्या है। अलग अलग भाषाएं होती है, तो उसका उस भाषा से कुछ हमको मिलेगा क्या मेरे हिस्ट्री लिखने के लिए। न्यूमिस्मेटिक्स बोले तो स्टडी ऑफ कॉइन्स, जो कॉइन्स हमें मिलते थे, जो मिले हैं, उसमें से कुछ सोने के हैं, चांदी के हैं, ब्रॉन्ज के हैं, तो उनका स्टडी न्यूमिस्मेटिक में होता है, उसका भी यूज़ हमें हिस्ट्री लिखने में हो सकता है। और जीनियोलॉजी, जीनियोलॉजी स्टडी ऑफ लिनिएज, वंश। समझो एक कोई बड़ा राजा रहेगा, सम्राट रहेगा, एम्पेरर रहेगा, उसका लिनिएज कैसा होगा उसका स्टडी। समझो कि अभी औरंगजेब हुआ, तो औरंगजेब के पिताजी का नाम क्या था, शाहजहां। शाहजहां के पिता का नाम जहांगीर, जहांगीर के पिता का नाम अकबर, अकबर के पिता का नाम हुमायूं, हुमायूं के पिता का नाम बाबर, जो मुगल एम्पेरर था। तो ये सब जो वंश है इसका स्टडी हम जीनियोलॉजी में करते हैं। राइटिंग ऑफ हिस्टोरिकल नरेटिव्स, हिस्टोरिकल नरेटिव्स या डिस्क्रिप्शन या स्टोरी लिखने के लिए हमें कौन कौन से हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड
कौन सी हिस्टोरिकल मेथड यूज करनी चाहिए, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स यूज़फुल है। तो इसमें हम पहले देखेंगे कि क्रिटिकली एग्जामिनिंग ऑफ वेरियस सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। हमारे पास जो भी वेरियस सोर्सेस है हिस्ट्री लिखने के लिए, उसका हम क्रिटिकली एग्जामिनिंग करेंगे। क्रिटिकली एग्जामिन बोले तो मीन्स हमें उसके बारे में सोचना चाहिए कि ये गलत है या झूठ है। अभी सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, उसमें रिटर्न सोर्स, मटेरियल सोर्स, ओरल सोर्स, रिटर्न में मनुस्क्रिप्ट, डॉक्यूमेंट्स, न्यूज़पेपर्स, फॉरेन अकाउंट्स। मटेरियल सोर्स में वेरियस ऑब्जेक्ट्स, स्कल्पचर्स, कॉइन्स, आर्टिफैक्ट्स, रेलिक्स, रूइंस। इसके अलावा ओरल सोर्सेस में पोवाड़ा, उसको हम बैलड कहते हैं, फोक टेल्स, जलसा। तो ये जो सोर्सेस है उसको हमें क्रिटिकली एग्जामिन करना चाहिए। बाद में एग्जामिनिंग रिलेवेंट रेफरेंसेस ऑफ द अवेलेबल हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। एग्जामिनिंग रिलेवेंट रेफरेंसेस, इसके अलावा जो भी रेफरेंस है उसके रिलेटेड, वो इंसिडेंट के रिलेटेड। सपोज अभी हमने एक एग्जांपल लिया, छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान को प्रतापगढ़ के यहाँ मारा, तो उसके बारे में जो भी अभी हिस्ट्री अवेलेबल है, तो उसमें और रिसर्च करने के लिए हमें रिलेटेड रेफरेंसेस देखने होंगे ऑफ द अवेलेबल हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। इसके अलावा जो भी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो उसका हम एग्जामाइन करेंगे। कलेक्टिंग हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, तो अभी जो इंसिडेंट बताया उसके बारे में हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। हाईलाइटिंग द प्रोसेसेस दैट लीड टू हिस्टोरिकल ट्रांजिशंस। हिस्टोरिकल ट्रांजिशन जो हुए उसमें जो बदलाव आए, वो जो प्रोसेस हुई, वो प्रोसेस को हाईलाइट करना है हमको। और कैरिंग आउट कंपैरेटिव एनालिसिस, और हमें कंपैरेटिव एनालिसिस करना है। अभी मैंने जो इंसिडेंट बताया अफजल खान और छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, तो कंपैरेटिव एनालिसिस मतलब हमने जो पढ़ा वो समझो मराठा हिस्ट्री में लिखा है, तो उस समय अभी मैंने मेंशन किया फ्रेंच, पोर्तुगीज़, ब्रिटिश, इन्होंने लिखा हुआ हिस्ट्री उनकी भाषा में, अरबी भाषा में होगा, बाद में मोड़ी लिपि में लिखा है। तो वो सब हम क्या करेंगे, उनका कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे, भाई ये इंसिडेंट सही है था या गलत। अंडरस्टैंडिंग द रेफरेंसेस रिगार्डिंग टाइम एंड स्पेस, जो भी रेफरेंस हम देखने वाले हैं उसका टाइम काल कौन सा था, जगह कौन सी थी ऑफ द गिवन हिस्टोरिकल इवेंट्स, जो हमें अभी हिस्टोरिकल इवेंट दिया है उसके बारे में। एंड ऑल्सो वेरियस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क्स, इसके अलावा हमें और भी सारे कंसेप्चुअल बेसिक प्रिंसिपल वाले जो फ्रेमवर्क है, उन्होंने किस फ्रेमवर्क से काम किया उस पर, अदर हिस्टोरियंस ने यूज्ड इन हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, जो ब्रिटिश लोगों की, फ्रेंच लोगों की, अरबी लोगों की, उनकी रिसर्च मेथड कौन सी थी, वो भी हमें यहाँ ध्यान में लेना है। बाद में फॉर्मुलेटिंग रिलेवेंट क्वेश्चंस, इन सब का स्टडी करने के बाद हमारे मन में कुछ उस इंसिडेंट के बारे में कुछ क्वेश्चंस अराइज होंगे, कुछ क्वेश्चंस
तैयार होंगे, वो क्वेश्चंस हम लिखेंगे। इन द व्यू ऑफ द हिस्टोरिकल रेफरेंसेस, वो जो हमने रेफरेंस लिए उस रेफरेंस से उस इंसिडेंट के बारे में और कुछ हमें हमारे मन में क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन हम पुटअप करेंगे। और इन क्वेश्चन के बेसिस पे, इन सब के बेसिस पे हम क्या करेंगे, एक नया फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, एक नया हाइपोथेसिस कि भाई ऐसा ऐसा भी हो गया होगा, उस इंसिडेंट में ये भी हो सकता है, तो ऐसा हम हाइपोथेसिस पुटअप करेंगे। तो हो सकता है वो प्रूव नहीं हो, लेकिन हम नया रिसर्च करके वो इंसिडेंट के बारे में, छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खान, इनके बारे में वो हम हाइपोथेसिस बना सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट वेल। अगर आपको यह अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स and subscribe my channel. Best of luck for your exam. Have a nice day. Take care. Thanks.